हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के अंदर डिफरेंस करने का। वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपको मैंने लिखाया नहीं है, बट नोट्स में भी है आपके, फिर भी मैं आपको एक और बता रहा हूँ। आप एक तरफ लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक तरफ लिखोगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो और भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि मोलिकुलरिटी अणुसंख्यता जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। दूसरी बात, आप कोटि के अंदर लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखोगे कि ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, मोलिकुलरिटी क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, ये एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि के अंदर ये लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा हो सकती है, जबकि मोलिकुलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं होती है। 3 डिफरेंस बहुत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सक्रियण ऊर्जा सिद्धांत, एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी। इसको समझने के लिए पहले आपको एक ग्राफ देखना होगा। टाइम और एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक तरफ मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ और एक तरफ मैं क्या लिखता हूँ? प्रोडक्ट। एक तरफ अभिकारक और एक तरफ क्या लिखता हूँ? उत्पाद लिखता हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है कि रिएक्टेंट पहले कोई ना कोई एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, और उसके बाद ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा। थोड़ा सा एक बात करूं, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। आप कहोगे सर हमें क्या पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का है? तो ध्यान रखना, जब रिएक्टेंट को आप रिएक्टेंट की एनर्जी कम दिखाओ और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाओ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जब प्रोडक्ट की एनर्जी आप कम कर दोगे, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा कर दोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दो चीज़ तो ये याद रखना। दूसरी बात, रिएक्टेंट को यहाँ तक एनर्जी मिलेगी तो ही वो क्या होगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा। इसको मैं एक देसी एग्जांपल से बताता हूँ। आप सबके घर में लगभग सिलेंडर हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा घर में लगभग अपने सिलेंडर में जब गैस खत्म होने वाली होती है, घर पे अपन रोटियां सेक रहे हैं, उस टाइम क्या होता है कि सिलेंडर की गैस लगभग खत्म हो चुकी होती है मगर लो जल रही होती है और रोटी नहीं सिकती है। तो अब आप ये कह सकते हो कि आपको देखो गैस में से आग तो आपको मिल रही है, भाई आपको क्या है? आग तो उसमें से आपको मिल रही है, बट जो आप रोटी सेक रही हो ना, वो रोटी आपकी सिक रही नहीं है। आग जरूर आ रही है, न रोटी सिक रही है, नहीं उस पर कोई चीज़ गर्म हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि इतनी एनर्जी नहीं है जिससे रोटी सिक सके। बात समझ आ गई? मतलब लो तो छोटी सी लो जलती दिखेगी बट उस पर रोटी नहीं सिकेगी, ठीक है। अब लो की अगर बात करें, आप मोमबत्ती जला के क्या उस पर रोटियां सेक सकते हो? क्या नहीं सिकेगी, ठीक है। एक मोमबत्ती जला के उस पर रोटी सेकने बैठ जाओ, नहीं सिक पाएगी। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए उस रोटी को सेकने के लिए। वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी होनी जरूरी है, ठीक है। एनर्जी तो यहाँ पर भी है तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? एनर्जी यहाँ पर भी है तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? और एनर्जी यहाँ पर है तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। मतलब रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी कहलाती है ये आपकी कहलाती है EA। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है बच्चों। उसके बाद रिएक्टेंट की खुद की एक एनर्जी होती है, रिएक्टेंट की खुद की एक एनर्जी भी होती है, ठीक। अब जो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है, ठीक है, उसका और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस ये कहलाता है डेल्टा H। इसको बोलते हैं डेल्टा H। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। किसी रिएक्शंस की एंथैल्पी की ये बात करता है। ये एंथैल्पी वगैरह वर्ड आपने कहाँ वहाँ पे पढ़े होंगे 11th के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कि देखो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का टोटल कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं देहली ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ना, ये पूरी रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम होती है, टोटल होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अपने बात करते हैं, देखो जो जब रिएक्टेंट की हाईएस्ट एनर्जी हो जाती है इस पीक के ऊपर, इस पीक के ऊपर, तो ये कहलाता है TS। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक सेकेंड बेटा, हाँ बच्चों, मैं कह रहा था जो हाईएस्ट एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, हिंदी में बोलते हैं सक्रियत संकुल। तो इसमें कुछ वर्ड आपको याद रखने, हालांकि यही पूरा टॉपिक आपका एक लेसन है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, उसमें फिर आएगा, उसमें मैं कैटालिस्ट की बात करूंगा। देखो एक रिएक्शन आपने 10th में 11th में सब में कैटालिस्ट उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है कि उत्प्रेरक कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं।
मतलब मैं देसी भाषा में बात करूं तो कैटालिस्ट वो होते हैं जो आपको एक शॉर्टकट रास्ता देते हैं प्रोडक्ट आसानी से बनने का। ये रिएक्शन नॉर्मल वे में हो रही है, अगर इसमें मैं कोई कैटालिस्ट डाल दूंगा तो इस रिएक्शन को एक छोटा सा पथ मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा, जिससे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी जल्दी हो जाएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद ये होता है कि आपको इनकी कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। डेफिनेशन में आपको मैंने फर्स्ट बताया था कि भाई एक तो आपको ये सीधा थ्योरी बतानी है कि भाई रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है ना तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। और ये स्टेट ऐसी होती है जहाँ पर रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। ये सारी चीज़ आपको मैं थ्योरी में बता रहा हूँ, आपके नोट्स के अंदर सारी थ्योरी लिखी हुई है, इसीलिए बोर्ड पे थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ। बात समझ आ गई ना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तो टूटते हैं क्योंकि ये पुराने बॉन्ड है, और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जहाँ पे रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हुए दिखते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड जुड़ते हुए दिखते हैं। जैसे एग्जांपल लूँ AB+C, ये रिएक्टेंट है, इससे मेरे को एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी कि A और B के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और A और C के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट। अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा कि A और C के बीच बॉन्ड बन जाएगा और B क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट। और इसके लिए हाईएस्ट एनर्जी होनी क्या होती है, जरूरी होती है। बाकी आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम कहलाता है दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट की हाईएस्ट एनर्जी जहां से हमको आसानी से क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, उसी को बोलते हैं सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट। डेल्टा H किसे कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, अभिक्रिया की उष्मा कहलाता है, डेल्टा H कहलाता है। ठीक है बच्चों, हो जाएगी ये चीज। उसके बाद देखो सारी डेफिनेशन आपके पास मतलब लिखी हुई है। अब हेडिंग है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। देखो अभी टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस, ये बोल सकते हो, ठीक है। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, ये एक बर्तन लिया आपने और इसमें कोई रिएक्टेंट आपने डाला, ठीक है। और रिएक्टेंट डालने पे आपने यहाँ इसके नीचे यहाँ पे क्या करा, एक बर्नर लगा दिया, ठीक है, और इसको गर्म करना शुरू करा। होता क्या है, रिएक्टेंट गर्म होना जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इनके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, उन सब की काइनेटिक एनर्जी मतलब गति करने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अणु क्या करते हैं, मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं। आगे बात समझ में। तो किसी भी रिएक्शंस का टेम्परेचर बढ़ाने पे उस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि कभी भी ताप बढ़ाने पर, ये जो आपने अभी ग्राफ बनाया है, कभी भी टेम्परेचर बढ़ाने पर इस एनर्जी के बीच में कभी भी डिफरेंस नहीं आता। तो ध्यान रखना, EA एक्टिवेशन एनर्जी को टेम्परेचर कभी भी इफेक्ट नहीं करता, सक्रियण ऊर्जा को कभी भी ताप प्रभावित नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सक्रियण ऊर्जा को केवल कैटालिस्ट ही प्रभावित कर सकता है, उत्प्रेरक ही प्रभावित कर सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी को ताप प्रभावित नहीं करता। टेम्परेचर सिर्फ क्या करता है, इस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल के टकराने की स्पीड है ना, उनको बढ़ाता है। एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं डालता, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी रिएक्शंस में आप लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन तक एनर्जी अगर बढ़ाते हो तो उस रिएक्शंस का जो रेट होता है, स्पीड जो होती है, ठीक है, वो पहले से क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। वो पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी RBSc में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी भी रिएक्शंस का रेट बढ़ाने पर, किसी भी रिएक्शंस का रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है। आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक वर्ड में आंसर लिखना है कि अभिक्रिया का वेग डबल हो जाता है, अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, ठीक है। अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से वेग स्थिरांक दुगना हो जाएगा, K का मान क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। मतलब रेट कांस्टेंट जो होता है, K की जो वैल्यू होती है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। और इसका जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। मतलब पहले जो टेम्परेचर था और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेशियो आएगा
उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। ठीक है बच्चों, अब इस ताप गुणांक को, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे लिख सकते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ताप गुणांक, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि देखो पहले जो एनर्जी थी रिएक्शंस की वो, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, और पहले वाली एनर्जी का रेशियो ये लगभग क्या होता है 2 या 3 गुना, मतलब ज़्यादातर 2 ही गुना बोला जाता है। मतलब ये कि पहले रिएक्शन का टेम्परेचर है kT और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, डबल या ट्रिपल हो सकता है। ज़्यादातर आप डबल ही बोलोगे, डबल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात ये आती है कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है। देखो अगर किसी रिएक्शंस का टेम्परेचर आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, अगर आपने किसी रिएक्शंस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो उसका वेग, उसकी रिएक्शन की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। तो देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है प्रत्येक 10 डिग्री पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, हर स्टेप के 10 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब 0 से 10 डिग्री होने में दुगना टाइम लगा, 10 से 20 डिग्री होने में भी डबल टाइम लगेगा, 20 से 30 डिग्री होने में भी डबल टाइम लगेगा, और 30 से 40 डिग्री होने में भी डबल टाइम लगेगा, और 40 से 50 डिग्री होने में भी डबल टाइम लगेगा। तो आपसे रिएक्शन ऐसे पूछी जा सकती है कि कोई रिएक्शन है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रही है, तो बताओ वो प्रारंभिक वेग का, इनिशियल स्पीड का या इनिशियल रेट का कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, इन सबको गुणा कर दो। कितनी बार है, 2 3 4 5, ठीक है, इसको गुणा कर दो, कितना आ गया 4, 8, 8 दूनी 16 और 32 टाइम्स क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की इंक्रीज हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका 32 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसके अभिकारक के पास, मतलब आपने क्या करा था, जो ग्राफ बनाया था, ये तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने बेटा क्या करा है, जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ पे एक बार वापस ध्यान दो। देखो आपने एक बर्तन के अंदर मान लो रिएक्टेंट लिया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। आपने एक बर्तन के अंदर यहाँ पे मान लो रिएक्टेंट लिया और उसको गर्म करना शुरू करा, ठीक है, तो गर्म करना शुरू करा, इसमें हर तरह के मॉलिक्यूल हैं, छोटे बड़े, ठीक है, बारीक साइज के भी हैं, बड़े बड़े साइज के भी हैं। अब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जरूरी नहीं कि सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, वो सब तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और जिनकी नहीं आती है वो क्या है, आपके रिएक्टेंट में ही रह जाएंगे। बात समझ आ गई? मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जरूरी नहीं कि सभी रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दें, वो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट देंगे जिसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी, जिसकी एनर्जी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल वही सिलेंडर वाली चीज को याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, एक रिएक्टेंट, रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट के पास सबसे कम एनर्जी के मॉलिक्यूल बहुत होते हैं, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे कम एनर्जी के और सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूल की एनर्जी के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बीच के एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और वह एनर्जी, वह अधिकतम एनर्जी जो किसी अणु के पास होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा। मतलब इस रिएक्टेंट के पास, खुद के पास जो एनर्जी सिस्टम है उसी को हम क्या बोलेंगे, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। और जिस रिएक्टेंट के पास यहाँ तक की एनर्जी आ जाएगी उसे बोलते हैं अति संभाव्य ऊर्जा, ठीक है, हाईएस्ट पीक्ड एनर्जी जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। और अब होता क्या है कि ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, किसी भी सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ये आपको मैंने बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी में कभी भी टेम्परेचर बढ़ाने पे परिवर्तन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे केवल ध्यान रखना, रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने पे क्या हो जाता है, अणुओं की वृद्धि, अणुओं की मतलब जो स्पीड होती है रिएक्शन करने की, उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी तो इतनी ही जाएगी, बट इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अणु आपस में बहुत ज़्यादा टकराएंगे, सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि अभिकारक की ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य ग्राफ खींचें तो उसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान ग्राफ कहते हैं। बेटा देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ग्राफ आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ग्राफ आपसे पूछा जाता है। एक ये ग्राफ और देखना क्या होता है। देखो, नॉर्मल टेम्परेचर पर पूछा गया है, ये तो है आपकी एनर्जी, ये है आपका N/N0,
N अपॉन में NT अपॉन में N0, ये क्या आता है अणुओं का अंश, ठीक है, द पार्ट ऑफ मोलिक्यूल जिसको अपन बोलते हैं। अब देखो नॉर्मल एक रिएक्शन हो रही है, ये ऐसे हो रही है, ठीक है, कब, जब आपका टेम्परेचर कितना है KT है। जैसे ही आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी रिएक्शन थोड़ी सी दाईं तरफ सरक जाएगी, राइट साइड में क्या हो जाएगी, सरक जाएगी, और जितनी सरकेगी उसको क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ से आप दिखाओगे। तो ये तो आपका हो गया KT प्लस 10 डिग्री का ग्राफ, और ये जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था मैक्सवेल बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान। तो एक ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ भी आपसे क्या है पूछा जाता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने जो ग्राफ दिया था उसने सिर्फ यही बताया था इस ग्राफ में कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन ऐसे हो रही है, 10 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका, वो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राइट साइड में, दाएं साइड में क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, और जितना सरकेगा उसको आप डैश लाइन से क्या करोगे, दिखाओगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अपना टॉपिक आता है आरेनियस समीकरण, आरेनियस थ्योरी, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लास्ट टॉपिक होगा वो। उसके बाद ये लेसन आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे पॉलीमर, जिसके नोट्स आपको 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।